नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल कमाओ सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। मित्रों, आज का हमारा विषय है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा हिंदी भाषा और व्याकरण में कि हिंदी व्याकरण को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात वर्णों पर विचार करना। वर्ण क्या होते हैं ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की लघुतम इकाई, भाषा की अविभाज्य इकाई जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। इस पर विचार करना ही वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आरंभ करते हैं आज हम वर्ण विचार। क्या है वर्ण विचार? देखिएगा, 2 शब्द हैं, एक तो वर्ण और एक विचार। वर्ण विचार में सबसे पहली चीज आती है मित्रों, वर्णमाला। क्या है वर्णमाला? सबसे पहली चीज वर्णमाला। क्या है वर्णमाला? तो देखिए मित्रों, हम इसे इस तरह समझ सकते हैं। पहले जिस तरह से आप लोग मंदिर जाते हैं आराधना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, जहाँ भी आप जाते हैं, चाहे मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग एक माला लेके जाते हैं फूलों की। जो अंतर फूल और फूल माला में है वही किस में है? वर्ण और वर्ण माला में है। जिस तरह से अलग अलग फूलों को एक धागे में व्यवस्थित पिरो देने से वो फूल ही माला का रूप धारण कर लेते हैं, उसी तरह से वर्णों की सुनिश्चित और क्रमबद्ध व्यवस्था, जिसके सहारे से हम अक्षरों का, शब्दों का, पदों का, वाक्यों का निर्माण करते हैं, उसे वर्णमाला कहा जाता है। हम सारगर्भित रूप में लिख सकते हैं। सारांश तौर पर हम यहाँ लिख रहे हैं, वर्णों की सुनिश्चित व्यवस्था, वर्णों की सुनिश्चित व्यवस्था, जिसके सहारे से हम क्या करते हैं? वर्णों की सुनिश्चित व्यवस्था, जिससे अक्षर, शब्द, पद व वाक्यों का निर्माण करते हैं, वाक्यों का निर्माण करते हैं। ये पहली बात हुई, परिभाषा हुई आपकी पहली कि वर्णों की सुनिश्चित और क्रमबद्ध व्यवस्था, जिसके सहारे से हम अक्षरों का, क्योंकि देखिए वर्ण है उसके सहारे से हम शुरुआत करेंगे किसकी? अक्षरों की। अक्षरों से हम क्या बनाएंगे? सार्थक समूह होगा तो शब्द बनाएंगे, शब्दों से पद, पदों से वाक्य। एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हम लिख सकते हैं वर्णमाला की, वर्णों के अकारादि क्रम को, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इस सबसे बहुत सारे प्रश्न पूछ जाते हैं। वर्णों के अकारादि क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि अकारादि शब्द क्या है? तो देखिएगा मित्रों, मैं यहाँ पर 2 शब्दों की चर्चा करूंगा, आप दोनों को सीखिएगा। बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछ जाते हैं, अकारादि शब्द का निर्माण कैसे हो। यहाँ पर मैं 2 शब्दों की चर्चा करूंगा। एक शब्द है अ प्लस कार प्लस आदि। पहले इस शब्द को समझिएगा। देखिएगा, कार का अर्थ है करना, कार का अर्थ है करना, और आदि का अर्थ है प्रारंभ, आदि का अर्थ है प्रारंभ। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ कर दूं तो इसका अर्थ हुआ प्रारंभ करना। क्या करना मित्रों? प्रारंभ करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। भाई कार का अर्थ क्या है? करना। आदि का मतलब क्या है? प्रारंभ। अगर मैं इन दोनों के अर्थ को अगर एक साथ करूं तो इसका अर्थ निकला प्रारंभ करना। अब प्रारंभ किससे करना? अ से प्रारंभ करना, अकार आदि हो गया। मान लीजिए मैं आ से प्रारंभ करूं तो आकार आदि हो गया। अब मुझे बताइए, हिंदी वर्णमाला का आरंभ किससे होता है? अ से होता है। इसलिए हमने कहा कि वर्णों का ऐसा क्रम जो अ से आरंभ होता हो उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये वाली बात। यहाँ पर इसको एक बार फिर से समझिएगा। कार प्लस आदि, यानी यहाँ पर इस शब्द को आप कहेंगे कारादि। कार प्लस आदि बराबर कारादि। ये कारादि का अर्थ अभी हमने समझा कि प्रारंभ करना होता है। जिस भी वर्ण से आरंभ होती है वो उस कारादि के आगे जोड़ दो, वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी चीज को मैं शब्दों में पूछना चाहूं, कहां पर? शब्दों में। जैसे मैंने एक शब्द लिखा सतत। अब मैं आपसे पूछूं कि सतत शब्द कैसा है? ए।
अकारादि, ब वकारादि, स लकारादि, द सकारादि। तो आप कहेंगे कि सतत शब्द कैसा है? सकारादि है, क्योंकि सतत शब्द का आरंभ कौन कर रहा है? स कर रहा है। यानी कि वर्णों की श्रृंखला पूछ ले आपको, चाहे शब्दों के बारे में प्रश्न पूछ ले, आप एक शब्द याद रखें, कारादि, यानी प्रारंभ करना। जिस वर्ण से उस शब्द का अथवा वर्णों की समूह के आरंभ हो रहा है वही शब्द कारादि के पूर्व में जोड़ दे, वो आपका उत्तर हो जाएगा। इसका परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अकारादि शब्द का चयन कीजिए, वकारादि शब्द का चयन कीजिएगा, आकारादि शब्द का चयन कीजिएगा। तो आकारादि शब्द पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ऐसा शब्द जिसका आरंभ आ से हो रहा हो। मान लीजिए आपको वकारादि शब्द पूछते हैं तो ऐसा शब्द चुनिए जिसका आरंभ व से हो रहा हो। मान लीजिए आपसे पूछा तकारादि शब्द बताइए, तो ऐसा शब्द ढूंढिएगा जिसका आरंभ त से हो रहा हो। मान लीजिए आपसे पूछे कि इकारादि शब्द बताइए, तो वह शब्द ढूंढिएगा जिसका आरंभ ई से हो रहा है, यानी ईकारादि। वह शब्द बताइए जिसका आरंभ ईकार, कार्य कर रहा, आदि यानी प्रारंभ कर रहा है। समझ रहे मित्रों? इसी तरह का एक समानार्थी इसके सब चलता है जो इसी तरह के प्रश्नों में पूछा जाता है। कारांत यानी अकारांत, दोनों शब्दों को सीखिएगा। यहाँ पर परिभाषा के साथ साथ इन शब्दों की हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से अकारादि शब्द कह रहे थे कि अकार और आदि से बन रहा था, यानी ए से आरंभ होना। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए व कह दूँ तो वकारादि क्या है? तो जिसका शुरुआत व से हो रही है वकारादि है। उसी तरह से कारांत होता है। ठीक वैसे ही दो प्रमुख शब्द यहाँ पर है, कार प्लस अंत, यानी जो ये शब्द है ये बना है कार प्लस अंत से। कार प्लस अंत संधि हुई है यहाँ पर। कार का अर्थ है करना और अंत का मतलब है समापन, समाप्त करना। अब मान लीजिए मैंने अकारांत लिखा है, इसका मतलब है ऐसा शब्द समूह जिसका अंत ए से हो, उस शब्द को हम अकारांत शब्द कहेंगे। बड़े आराम से समझिएगा इसको वापस से। अकारांत यानी ऐसा शब्द जिसका अंत किससे हो? अ से हो, उस शब्द को क्या कहेंगे? अकारांत कहेंगे। मान लीजिए किसी शब्द का अंत आ से हो रहा है तो वो शब्द क्या कहलाएगा? आकारांत कहलाएगा। मान लीजिए किसी शब्द का अंत ई से हो रहा है तो वो शब्द क्या कहलाएगा? ईकारांत कहलाएगा। मान लीजिए दीर्घ ई से हो रहा है तो ईकारांत कहलाएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा नदी। अब मैं नदी के बारे में दो प्रश्न करूं, यानी इस नदी का एक तो मैं आपसे कारादि पूछना चाहूं तो आप कहेंगे नकारादि शब्द है, क्योंकि इसका आरंभ कौन कर रहा है? न कर रहा है। इसी शब्द का यदि मैं आपको कारांत पूछना चाहूं तो यहां पर आप क्या कह देंगे? ईकारांत है, क्योंकि इसका अंत किससे हो रहा है? ई से हो रहा है। इस समझ रहे मित्रों बात को? वापस समझें। दो तरह के शब्द आते हैं, एक तो कारादि और एक कारांत। कारादि पूछ रहा है तो उस शब्द अथवा वर्णों के समूह का आरंभ देख लीजिएगा किससे हो रहा है, वह आपका कारादि का उत्तर हो जाएगा। उसके आगे वहां पर वो आप शब्द वर्ण रख दीजिएगा। मान लीजिए कारांत पूछ रहा है तो वो जो आपका शब्द है अथवा वर्णों का जो समूह है उसका अंत जाकर के देख लें आप, वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि उस शब्द को कौन सा कारांत कहेंगे। जो भी है वो इस कारांत के आगे यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको और दे रहा हूं। मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा विजय, विजया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि विजय शब्द का कारादि क्या है? विजय शब्द का कारादि क्या है? यानी कि आपको ये बताना है कि विजय शब्द का आरंभ कौन कर रहा है। कारादि से अभिप्राय है कि इसका आरंभ कौन कर रहा है। तो मुझे बताओ विजय शब्द का आरंभ कौन कर रहा है? वह कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले कौन सी ध्वनि आ रही है? वी, वह के बाद ही कर रहे हैं। देखिए ये लिखा भले इधर है लेकिन आरंभ किससे कर रहे हैं? वह से। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? ये वकारादि शब्द है। अब मान लीजिए इसी शब्द का मैं आपको कारांत पूछूं तो आपको उत्तर कैसे देना है? कारांत पूछ रहा है, स्पष्ट है कि विजय शब्द का जो अंतिम वर्ण है, यानी इसका अंत कौन कर रहा है? विजय का अंत अ कर रहा है, यानी विजय शब्द का आदि पूछेंगे तो वकारादि है और अंत पूछेंगे तो अकारांत है। उसी तरह मान लीजिए मैं एक दूसरा उदाहरण आपको और दूं, बोर्ड पे ध्यान देना आपको पूरी तरह से। मान लीजिए मैंने एक शब्द कहा कथा, और इस कथा शब्द का मैं आपसे दोनों प्रश्न पूछूं कि कथा शब्द का कारादि बताइए। अ ककारादि, ब सकारादि, द वकारादि,
एक और जो भी आंसर बोल दिया। तो मुझे बताइए कि इस शब्द का आरंभ कौन कर रहा है? क, यानी कि कथा शब्द ककारादि शब्द है, क्योंकि इसका आरंभ कौन कर रहा है? क कर रहा है। लेकिन कथा शब्द का कारांत अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इसका अंत किससे हो रहा है? आ, तो आ कारांत हो गया। समझे मित्रों? एक बार फिर समझिएगा, अकारादि और अकारांत का अभिप्राय है जिन वर्णों से प्रारंभ हो रहा है वो कारादि के आगे वो वर्ण जोड़ दीजिएगा, और कारांत का मतलब है कि अंत किससे हो रहा है वही उसके अंत में जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे इस शब्द की चर्चा करना चाहूँ, एक मैं शब्द लिख रहा हूँ पृथक, यानी अलग होना। अब इस पृथक शब्द के मैं दोनों प्रश्न करूं, आपसे एक मैं कारादि का प्रश्न करूं और फिर मैं आपसे कारांत का प्रश्न करूं। कारादि का प्रश्न करेंगे तो स्पष्ट है कि पृथक शब्द का आरंभ कौन कर रहा है? प कर रहा है, यानी कि यह प कारादि शब्द है। पृथक शब्द पकारादि, क्योंकि इसका आरंभ कौन कर रहा है? प कर रहा है। लेकिन पृथक शब्द का मैं कारांत पूछूं कि इसका अंत कौन कर रहा है इसके वर्णों के समूह का, तो इसका अंत हल चिन्ह कर रहा है। देखिए क पर कौन सा चिन्ह है? हल चिन्ह है। तो ये कैसा शब्द हो गया? हलंत शब्द हो गया। मैं समझ रहे मित्रों कहानी? अब उम्मीद करता हूं कि आपको वर्णमाला की परिभाषा में जो हमने दूसरी परिभाषा लिखी मित्रों कि वर्णों के अकारादि क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, स्पष्ट है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं दोनों परिभाषाओं को रिपीट कर रहा हूं। हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार में हमारा पहला बिंदु आता है वर्णमाला। जिस तरह से फूलों की माला उसी तरह से वर्णों की माला, अर्थात वर्णों का ये परिभाषा आप चाहें तो अगर नोट डाउन करना चाहें तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप बार बार वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। वर्णों की सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था जिसके सहयोग से हम अक्षर, शब्द, पद एवं वाक्यों का निर्माण करते हैं उसे वर्णमाला कहा जाता है। एक और स्मार्ट परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि ज़माना स्मार्ट है, आप खुद स्मार्ट हैं, है ना? तो आपकी परिभाषा भी क्या होनी चाहिए? स्मार्ट होनी चाहिए। और स्मार्ट परिभाषा है मित्रों, वर्णों के अकारादि क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अकारादि के साथ साथ अकारांत वाले शब्द का अर्थ भी आपको समझ में आया होगा। अगली कहानी आती है मित्रों, वर्णमाला के बाद हिंदी में वर्णों की संख्या, अर्थात ये जो वर्णों की माला है इसमें कुल कितने वर्ण हैं? यानी कि फूलों की माला है, मोतियों की माला है कि नहीं? तो उसमें कितने मोती होते हैं, है ना? 108 है। 101 वाली मोती की माला घुमा रहे हो आप, कौन सा आराधना के लिए कर रहे हैं ना? उसी तरह वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं कि हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं। मित्रों यहाँ से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या बताइए, कुल वर्णों की संख्या बताइए। कुल और मूल दोनों नहीं हो तब आपको क्या आंसर करना है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हिंदी की जो लिपि है उसका नाम देवनागरी है। इसकी चर्चा हमने मित्रों पिछली क्लास में की थी कि हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि है। ये जो देवनागरी लिपि हिंदी की वर्णमाला है इसमें वर्णों की संख्या क्या होगी? तो हम लिखेंगे हिंदी में मूल वर्णों की संख्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। मूल वर्णों की संख्या है हिंदी में, मूल वर्णों की संख्या, तो आपका आंसर होगा मित्रों 44। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी में वर्णों की संख्या अगर पूछा तो प्रश्न अलग है, कुल वर्णों की संख्या पूछा तो प्रश्न अलग होगा, आंसर अलग होगा उसका, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपसे ये कहे कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है तो आपका आंसर होगा 44। और इन 44 में क्या क्या है मित्रों? इन 44 में 11 स्वर और 33 व्यंजन, ये दोनों मिला करके आपके 44 वर्ण जो आपका आंसर होगा मूल वर्णों की संख्या है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कई बार सेकंड ग्रेड में आता है जहाँ पर वर्ण विचार का टॉपिक होता है, और भी जो वैकेंसीज आती है जहाँ पर वर्ण विचार होता है वहाँ पर ये प्रश्न स्वाभाविक तौर पर पूछा जाता है कि हिंदी में मूल शब्द पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम लोग बार बार। मूल वर्णों की संख्या 44 है, उसमें क्या क्या है? 11 स्वर और 33 व्यंजन। जबकि वर्तमान हिंदी का जो स्वरूप है उसमें कुल वर्णों की संख्या 52 है। हम लिख रहे हैं जबकि वर्तमान में कुल वर्णों की संख्या 52
वर्णों की संख्या। देखिए दोनों प्रश्नों पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पर मूल शब्द का जिक्र किया है और यहाँ पर वर्तमान में कुल शब्द का जिक्र किया है, कुल वर्णों की संख्या है। तो मित्रों आपका आंसर होगा 52। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कुल नहीं है और पूछा कि हिंदी में वर्तमान में वर्णों की संख्या है, तो अभी वर्तमान का मतलब 52 ही देना है। कुल पूछे तो भी आंसर 52 देना है, लेकिन वर्तमान कुल का जिक्र नहीं और मूल शब्द का जिक्र कर लिया तो क्या करेंगे, 44 करना। यहाँ ध्यान देना, यानी वर्तमान में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब प्रश्न है कि ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं, तो मैं इसकी सारणी बना रहा हूं जो इस प्रकार हैं। देखिएगा 52 वर्ण, उसमें 11 आपके स्वर हैं जो मूल में थे, 33 व्यंजन जो आपके मूल में है, ये आपके 44 वर्ण थे। अब ये वर्तमान वाली कहानी कहाँ से आ गई? प्रश्न है कि सर मूल 44 थे, फिर अब ये वर्तमान में और कुल में 52 का क्या जिक्र कर रहे हैं आप लोग? तो देखिएगा हमने आरंभ में भी पढ़ा कि हिंदी एक विकसित भाषा है, इसका विकास अलग अलग रूपों से हुआ है। हिंदी जब अपने आप में एक हिंदी भाषा के रूप में व्यवस्थित होती है, उस समय इसमें वर्णों की संख्या 44 थी, जिसको हम मूल वर्ण कह रहे हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा हिंदी भाषा और उसके सामान्य परिचय वाली क्लास में कि हिंदी का विकास वैदिक संस्कृत से होता है, फिर वैदिक के बाद जो बदला हुआ रूप था उसको हमने लौकिक संस्कृत कहा, जिसमें हमारे लौकिक साहित्य लिखे गए। फिर हमने कहा कि उसमें जो परिवर्तित रूप आया उसको हमने पाली भाषा कहा, जिसमें प्राय बौद्ध धर्म की भाषा जो रही है। उसके बाद का जो बदला हुआ रूप था उसको हमने प्राकृत कहा, जो कि प्राय संस्कृत के नाटकों में अधम श्रेणी के पात्र प्रयोग करते थे। और उसके बाद जो बदला हुआ रूप था उसको हमने अपभ्रंश कहा। हम और आगे चर्चा करेंगे। ये भी प्रश्न आता है कि अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी, आगे प्रश्न आएगा उसका। फिर अपभ्रंश के बाद जो बदला हुआ रूप था, हमने पढ़ा कि 7 क्षेत्रीय रूपों में से 4 रूपों से मिलकर के हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों से मिलकर के हिंदी एक अपने आप में एक समृद्ध भाषा बनती है। उस समय इसमें वर्णों की संख्या 44 थी, जिसको हम मूल वर्णों के नाम से पुकारते हैं मित्रों। लेकिन हमने भाषा की जब परिभाषा पढ़ी तो वहाँ पर हमने चर्चा की थी कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है, इसका कोई अंतिम रूप नहीं होता है, समय समय पर इसके रूपों में परिवर्तन होता है, लेकिन रूप मानक होता है। तो यही मित्रों जैसे जैसे भाषा एक से अधिक लोगों के संपर्क की भाषा बनती गई, साहित्य की भाषा बनती गई, जनसंचार के माध्यमों की भाषा बनी, तो धीरे धीरे इसके जो मूल स्वरूप था उसमें परिवर्तन होता रहा और धीरे धीरे चलकर के भारत जैसे संवैधानिक राष्ट्र की राजभाषा बनी। तो धीरे धीरे सरकारी कामकाज की भाषा होने के कारण इसके स्वरूप में परिवर्तन आया और ये परिवर्तन होने के बाद ही जो हम कुल वर्णों की जो संख्या की चर्चा कर रहे हैं, वर्तमान में जो वर्ण कितने हैं उसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं, उन वर्णों की संख्या 52 है। और ये 52 वर्ण कौन कौन से मित्रों? सबसे पहले 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अयोगवाह वर्णों की संख्या है 2 अयोगवाह। हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं। अभी मैं लिख रहा हूं कौन कौन से 2 वर्ण, अंग और अह। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि कौन सा एक स्वर नहीं है। हम लोग व्यावहारिक तौर पे छोटी कक्षाओं में पढ़ करके जाते हैं, हमसे पूछे स्वरों की संख्याएं कितनी, 11, लेकिन बोलने लगे तो अंग अह तक जाकर के रुक जाएंगे। तो ध्यान देना है आपको, स्वरों की संख्याएं 11 है, लेकिन अंग और अह स्वरों में शामिल नहीं होते हैं। हिंदी भाषा में इनको अयोगवाह वर्णों की संज्ञा दी गई है। क्यों अयोगवाह कहा जाता है, चर्चा हम अगले बिंदु में करेंगे। उसके बाद 2 द्विगुणी। द्वि का अर्थ है मित्रों 2, यानी हिंदी में कुछ ऐसे वर्ण भी है जिनमें 2 अतिरिक्त गुण पाए जाते हैं। बाकी वर्णों की तुलना में उनमें कुछ अतिरिक्त क्वालिटीज पाई जाती है, अतिरिक्त गुण पाए जाते हैं, इसलिए उन वर्णों को द्विगुणी वर्ण कहा जाता है। और इन पर विस्तार से चर्चाएं जब हम करेंगे, आगे पकड़ेंगे। 2 वर्ण होंगे ढ और ढ। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट करें यहाँ पर बोर्ड पर, श्वेत पट पर। यहाँ पर देखिए हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, तलबिंदु का, नुक्ता का प्रयोग कर रहे हैं, एक ढ। ये 2 ऐसे वर्ण हैं जिनको हिंदी में द्विगुणी वर्ण कहते हैं। इन दोनों वर्णों से हिंदी शब्दकोश का कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। और भी बहुत सारे गुण हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। उसके अलावा 4 संयुक्ताक्षर। कितने मित्रों? 4 संयुक्ताक्षर वर्ण। ये कुल मिलाकर के वर्तमान में 52 वर्णों की संज्ञा दी गई है। संयुक्ताक्षर हैं 4। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में कई जगह 3 लिखा है,
पुरानी वाली जो एनसीईआरटी की बुक थी वहाँ पर 4 था, अभी उसके राइटर चेंज हो गए, उसमें फिर से 3 आ रहा है। मैं आपको बल दे करके कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि हिंदी में संयुक्त अक्षरों की संख्याएं कितनी हैं, तो मित्रों 4 ही करनी है। हाँ, ये ध्यान रहना चाहिए, आपको अपने बौद्धिक कौशल का प्रयोग करना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रश्न जब पूछे जाते हैं और विकल्प में 4 नहीं हो तब आपको 3 करना है। ऐसा नहीं कि आप प्रश्न डिलीट करने के लिए पीछे पड़ जाएं, नहीं होता है। आपसे पूछा जाए कि संयुक्ताक्षरों की संख्याएं कितनी है हिंदी में, 4 होगी, 4 नहीं है, तब की कहानी है कि आपको फिर अपने विवेक के आधार पर 3 आंसर करना होता है। 4 कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इन 4 वर्णों को हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संज्ञा दी गई और यही कुल 52 वर्णों का प्रयोग वर्तमान में किया जाता है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक का प्रश्न समझ में आया होगा। मूल वर्णों की संख्या करें तो प्रश्न 44, कुल वर्णों की संख्या करें तो 52, लेकिन मूल कुल जैसे किसी शब्द का जिक्र नहीं हो और स्वाभाविक प्रश्न कर लिया कि हिंदी में वर्णों की संख्या है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रश्न 52 ही होगा। क्योंकि कोई भी प्रश्न जब पूछा जाता है, जब उसमें स्थिति का जिक्र नहीं हो, वर्तमान का, भूत का, मूल का, इस प्रकार के जिक्र नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में सभी प्रश्नों, चाहे किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार पर ही उत्तर दिए जाते हैं और आपके वर्णों की संख्या क्या होगी? 52 होगी। लेकिन मित्रों कभी कभी ऐसा भी होता है, पहले भी ये प्रश्न पूछे गए, कई बार ऐसा होता है आपसे पूछेंगे कि हिंदी में वर्णों की संख्या है, हम कह रहे हैं कि आप उत्तर क्या करेंगे? 52, लेकिन कभी कभी विकल्प में 52 नहीं होता है, तब क्या करेंगे? देखिए मूल नहीं है, आपसे यूँ कहा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है, आप आंसर क्या करेंगे? 52 करेंगे, लेकिन विकल्प में 52 नहीं हो तो क्या करेंगे? तो एक प्रश्न मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करना, कैसे कैसे आंसर करना, मैं उसी क्रमबद्ध रूप में यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिएगा, प्रश्न है कि हिंदी में कुल वर्णों की, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है, संख्या है। स्वाभाविक है कि आप सब लोग एक आवाज में कहेंगे कि सर 52 है, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या है? 52। स्वाभाविक है कि सब लोग आंसर क्या देंगे? 52 देंगे। लेकिन मित्रों कभी कभी विकल्प में 52 नहीं है, प्रश्न यही है आप आंसर क्या करेंगे? 48 करेंगे। यदि विकल्प में, मैं कुल की चर्चा कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां पर बार बार गोला बना रहा हूं, मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं, कुल शब्द का जिक्र कर रहे हैं, प्रश्नों की उत्तर क्या होगा? 52 होगा। जब विकल्प में 52 नहीं है तो आप, मैं लिखा हूं इसलिए क्रमबद्ध रूप में लिख रहा हूं, आपको आंसर क्या करना है? 48 करना है। क्यों करना मित्रों? उसका कारण है कि यहाँ माइनस, हम पहले माइनस करेंगे 4 संयुक्ताक्षरों को, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्यों करेंगे ये भी कारण सीखिएगा। देखिएगा, अक्षय शब्द का जो असंयुक्ताक्षर है उसका निर्माण हिंदी के क और क्ष से होता है। मुझे बताइए, क्या क और श मूल वर्णों में शामिल नहीं है? क्या है, इसीलिए इनको कर रहे हैं। त्र का निर्माण त और र से होता है, स्वाभाविक है कि दोनों ही वर्ण आपके मूल वर्णों में शामिल है। ज्ञ, ज्ञानी वाला, जिसका निर्माण ज और ञ से होता है, यही उन वर्णों में शामिल है। और श्रेय, जो श्रम वाला आप लिखते हैं, उसमें भी श और र के योग से इसका निर्माण होता है, ये वर्ण भी आपके उन 44 वर्णों में शामिल है। इसलिए प्राथमिकता में जब विकल्प में 52 नहीं हो तो फिर आप 48 आंसर करेंगे। मैं क्रमबद्ध रूप में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या 52, 52 नहीं हो तो 48। लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि 48 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आपको समझना। हमारी क्लास समझने आधारित है, रटने पर आधारित नहीं है। अब मान लीजिए 52 भी नहीं है, सपोज देन मैं यहाँ पर 50 को 50 कर दूँ, मान लीजिए मैं 48 की जगह 47 कर दूँ, प्रश्न वही है। ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर होगा मित्रों वो 46 होगा, 46 होगा। यहाँ पर जो 2 कम होंगे मित्रों, मैं माइनस का चिन्ह बना रहा हूँ, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये कम करते जा रहे हैं हम। जब 52 नहीं हो तो 4 कौन से? ऋणात्मक चिन्ह से अभिप्राय यही है कि 4 हम माइनस कर रहे हैं, ये वाले देखिएगा ना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ हमने कहा फिर हम 2 और कम कर देंगे, वो दोनों वर्ण हैं हमारे मित्रों अंग और अह। ये क्यों है? देखिएगा, अंग में अ और हुं की ध्वनि होती है, जो क वर्ग होता है उसका 5वां वर्ण यहाँ पर प्रयोग होता है, और यानी किसी भी वर्ग का पंचम होता है, स्वाभाविक इस अंग की बात कर रहे हैं।
हालांकि अनुस्वार हर वर्ग का पंचम वर्ण होता है, इस पर चर्चा करेंगे हम आगे विस्तार से। अभी यहाँ पर अ और के पंचम वर्ण की चर्चा कर रहे हैं। क्या अ और क का पंचम वर्ण अर्थात के वर्ग का जो क की लाइन है उसका पांचवा वर्ण क्या 44 वर्णों में शामिल नहीं है? क्या है ना, इसलिए इसको हम कम कर रहे हैं। फिर अह की जो ध्वनि बोल रहे हैं, देखिएगा अ और उसके बाद ह की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, काकल्य ध्वनि श जो बोल रहे हैं ना आप लोग, ह वाला श श और ह, ये अंग अह, क्या मुझे बताइए दोनों ध्वनियाँ 44 वर्णों में नहीं है? क्या है? इसलिए इन दो को वर्ण कर दें, कम करके फिर आंसर क्या करेंगे? 46 करेंगे। लेकिन मान लीजिए मित्रों प्रश्न वही है, कुल वर्णों की संख्या 52 करेंगे, नहीं है तो 48 करेंगे। सपोज देन मान लीजिए परीक्षक ने 52 के स्थान पर 50 कर दिया, 48 के स्थान पर जो है 47 कर दिया, 46 के स्थान पर 45 कर दिया। अब क्या करेंगे? अब भले ही उसने मूल कहा हो, चाहे कुल कहा हो, चाहे कुछ भी नहीं कहा हो, ऐसी स्थिति में आपको अपने बौद्धिक कौशल का प्रयोग करना है, अपने विवेक का प्रयोग करना है। क्योंकि मित्रों आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं स्पष्ट लिखा होता है कि आपके पाठ्यक्रम जो होगा वो स्नातक का होगा या फिर 12th स्टैंडर्ड का होगा, किंतु प्रश्न पूछने का बौद्धिक स्तर जो होगा वो आपके पाठ्यक्रम से अगले स्टैंडर्ड का होता है। यानी कि अगर हायर सेकेंडरी लेवल का पाठ्यक्रम है तो प्रश्न पूछने का जो बौद्धिक स्तर होगा वो स्नातक स्तर का होगा, और पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का है तो प्रश्न करने के जो तरीके होते हैं वो स्नातकोत्तर स्तर के बालकों के बौद्धिक स्तर के प्रश्न होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आप आंसर क्या करेंगे? 44 करेंगे। समझाई कहानी मित्रों? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या का प्रश्न, मूल वर्णों की संख्या का प्रश्न, कुल मूल दोनों नहीं हो सभी स्थितियों में, और ये सारे प्रश्न बार बार पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44, कुल वर्णों की संख्या 52, वर्तमान में 52, कुल मूल कुछ नहीं हो 52, लेकिन जब विकल्प में 52 नहीं हो तो आप करेंगे 48, 48 नहीं हो तो करेंगे 46। कौन से दो कम करेंगे ये भी आप ध्यान देते जाइएगा। और जब ये नहीं है तो फिर आप अंत में जो दो कम करते हैं वो कौन से करते हैं? ड़ और ढ कम करते हैं, क्योंकि ये हिंदी की तद्भव ध्वनियाँ है, बाद में हिंदी से आई है, यानी कि ये मूल रूप में नहीं थी। हिंदी के 44 वर्णों से इनका कोई संबंध नहीं है, बाद में जैसी भाषा की आवश्यकता थी उसी के आधार पर इन दो वर्णों का विकास होता रहा है। हम आगे इस चर्चा करेंगे इन पर। अभी इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। स्वयं मित्रों कहानी, अब प्रश्न ये है साहब कि आप कह रहे हैं कि 52 वर्ण है। क्या है साहब? 52 वर्ण है, लेकिन आपने 52 में से 11 को स्वर कहा। साहब इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसे कौन सा फुंदा लटक रहा है जो आप 52 को में से 11 को स्वर कह रहे हैं? ऐसे क्या अतिरिक्त गुण है? इन 33 को आप क्यों व्यंजन कह रहे हैं? आप इन दो को क्यों अयोगवाक कह रहे हैं? इन दो को क्यों द्विगुणी कह रहे हैं? और 4 को संयुक्ताक्षर क्यों कह रहे हैं? जबकि ओवरऑल आप इन सबको वर्ण ही कह रहे हैं। इनको अलग अलग क्यों पुकारा जाता है? इन सब पर ही विचार करना ही तो मित्रों वर्ण विचार कहलाता है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्वरों की, पूरी तरह से स्वरों का ऑपरेशन करेंगे, इनकी शल्य चिकित्सा करेंगे कि क्यों इनको स्वर कहा जाता है। इसी कारण लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगला बिंदु आता है मित्रों हमारा स्वरों का, कि स्वर क्या है। स्वर क्या है देखिएगा, स्वर क्या है? सबसे पहला, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता हो, अर्थात उनका उच्चारण करते समय अन्य किसी भी ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती हो, उन वर्णों को स्वर कहा जाता है। ये सबसे पहला गुण है मित्रों। मैं सभी को संक्षिप्त रूप में श्वेत पट पर लिखूंगा, पहले एक बार मैं समझा रहा हूँ। कुछ तथ्यात्मक प्रश्न भी आते हैं, कई बार वर्णों के प्रश्नों को लेकर के, स्वरों के प्रश्न को लेकर के प्रश्न आता है कि कौन सा एक कथन अथवा तथ्य स्वरों के संदर्भ में सही है या नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं, 4 तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, और उनसे आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा एक कथन, तथ्य अथवा विकल्प स्वरों के संदर्भ में सही नहीं है। तो मैं पहले एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर साथ साथ हम लिखते जाएंगे। पहली हमारी परिभाषा है कि ऐसा वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो। स्वतंत्रता पूर्वक का अर्थ यह है मित्रों कि अन्य ध्वनियों की
सहायता लेने की जरूरत नहीं हो, अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती हो, अन्य ध्वनियों की सहायता न ली जाती हो, न या नहीं ली जाती हो लिख सकते हैं आप, नहीं ली जाती हो। अब कैसे नहीं ली जाती इसको आप समझिएगा मित्रों। देखिएगा, मैं एक ध्वनि बोल, दो प्रकार की ध्वनियां मैं बोलूंगा, आपको दोनों में ध्यान देना है कि कौन सी ध्वनि है जिसको बोलने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है, कौन सी जिसके लिए नहीं लेना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन सभी ध्वनियों को बोलते समय किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मान लीजिए मैं क बोलना चाहूं तो इस ध्वनि को बोलते समय मुझे अ का सहारा लेना पड़ रहा। देखिए, मैं केवल क को नहीं बोल सकता हूं, क। अब देखिए, क के साथ फिर बाद में देखिएगा अ का साउंड आ रहा है, यानी इस एक ध्वनि को बोलने के लिए मुझे एक ध्वनि का सहारा लेना पड़ रहा है। स्पष्ट है कि इसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं हो रहा है। यही हमारी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता हो, अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती हो, उन वर्णों को स्वर कहा जाता है। हिंदी के पूरे 11 स्वरों को आप बिना किसी सहायता के बोला जा सकता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये पहला गुण। अगली बात आती है इनके उच्चारण को लेकर, दूसरा गुण इनका, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो। उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो, स्पर्श नहीं करते हो, ये दूसरा गुण है स्वरों का। यानी इन 52 में से उन वर्णों को स्वर कहेंगे। पहले ये 2 गुण हमने लिखे, अगला लिख रहे हैं कि जिनके उच्चारण अवयव, अवयव का शाब्दिक अर्थ है मित्रों अंग। देखिए, युग्म शब्दों में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक शब्द होता है अवयव और एक होता है अव्यय। दोनों युग्म शब्दों में आते हैं, एक अव्यय है तो एक अवयव है। इस अवयव का अर्थ है अंग, पार्ट, बॉडी पार्ट्स जो आपके हैं उच्चारण के अलग अवयव हैं। दूसरा है अव्यय, व्यय का मतलब है मित्रों खर्च, अ का मतलब है नहीं, युग्म शब्दों में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछ जाते हैं कि कौन सा इसका अर्थ है या नहीं है, या अवयव या अव्यय का अर्थ बताइए, वाक्य प्रयोग करके बताइएगा। तो अव्यय का अर्थ है जो खर्च नहीं हो और अवयव का अर्थ है अंग। अभी यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, अवयव की कर रहे हैं, यानी कि उच्चारण अवयव। उच्चारण का शाब्दिक अर्थ है मित्रों बोलना, यानी कि बोलने में जो हमारे अंग सक्रिय होते हैं, कौन कौन से, जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि, नासिका। यानी इनमें से ऐसे वर्ण, इन 52 वर्णों में से ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अवयव एक दूसरे को छूते नहीं हो। देखिए, स्पर्श नहीं करेंगे, सक्रिय रहेंगे लेकिन स्पर्श नहीं करते हो, छूते नहीं हो। जैसे मैं पूरे 11 स्वर बोल रहा हूँ, मेरे मुख द्वार को देखिएगा, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कहीं पर भी उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। जबकि हम व्यंजन बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ प, फ, ब, देखिए पूरे होठ, दोनों होठ एक दूसरे को पूरी तरह से चूम रहे, यानी कि उन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श कर रहे हैं, जबकि स्वरों में नहीं करते। ये अगला गुण है इसका। अगला गुण आता है जिनका उच्चारण देर तक कर सकते हो, यानी इन 52 में से उनको स्वर कहेंगे जिसमें पहला गुण कौन सा, स्वतंत्रता पूर्वक हो, ध्वनियां की सहायता नहीं ली जाती हो, अन्य की उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो, और उच्चारण देर तक कर सकते हो। करें ना करें यहाँ पर निर्भर करता है, लेकिन देर तक कर सकते हैं, उच्चारण देर तक कर सकते हो। देखिएगा, व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं कर सकते, जबकि स्वरों का कर सकते हैं। जैसे आप दोनों तरह बोल सकते हैं, है ना, जैसे आ, इसको आप लंबा भी बोल सकते हैं प्लुतात्मक तौर पे, आ, जैसे आम, मैंने आम खाया। तो आप ध्वनि को क्या कर रहे हैं, लंबा भी बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन ध्वनियों को लंबा नहीं बोल सकते, देर तक उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा क। अब देखिए, यहाँ पर भले ही देर तक बोल रहे हैं, लेकिन जो लंबी ध्वनि है वो अ की है। क एक व्यंजन है जिसका एक पलक, एक सेकंड के लिए उच्चारण हो रहा है, उसके बाद में एक नई ध्वनि का उच्चारण आरंभ हो जाता है। स्पष्ट है कि व्यंजनों का उच्चारण आप देर तक नहीं कर सकते, जबकि स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। अगला है
मुख द्वार सदैव खुला रहता हो। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसी तरह प्रश्न आता हूबहू जिस तरह मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, रीट में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, आपका उसमें जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया पुरानी परीक्षाओं में। इसी तरह प्रश्न आएंगे, किसी एक विकल्प को बदल दिया जाता है और वहीं आपका आंसर होता है मुख द्वार सदैव खुला रहता हो, मुख द्वार सदैव खुला रहता हो। अब देखिएगा, सभी स्वरों को बोल लें आप लोग, अभी हमने बोला था, रिपीट कर रहे हैं वापस, कहीं पूरे के पूरे 11 स्वरों के उच्चारण के दौरान कहीं पर भी मुख द्वार बंद नहीं होता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, सभी 11 स्वरों के उच्चारण के दौरान मुख द्वार सदैव खुला रहता हो। और अंतिम बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी के सभी स्वर घोष और अल्प प्राण होते हैं। घोष को सघोष भी कह सकते हैं आप, घोष तथा अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर, प्रश्न आया है, पहले भी पूछा गया है ये प्रश्न, हिंदी के सभी स्वर घोष या सघोष एक ही बात है। घोष का शाब्दिक अर्थ है गूंज या गर्जना, तो सघोष का अर्थ हुआ गर्जना के साथ, और अल्प प्राण का मतलब है कम हवा। अल्प का मतलब कम या थोड़ा, और प्राण का मतलब वायु या हवा। हिंदी के सभी स्वर घोष और अल्प प्राण होते हैं। लेकिन मित्रों परीक्षा में अगर प्रश्न इस तरह आया कि स्वर होते हैं, दो अलग अलग तरह के विकल्प लिख रहा हूँ, मैं भी बोर्ड पे उसका प्रश्न भी बना कर लिखूंगा। प्रश्न इस तरह पूछा गया हो कि स्वर होते हैं, ए घोष, ब अल्प प्राण, स अ ब दोनों, दे कोई नहीं, तो स्वाभाविक है कि आप आंसर क्या करेंगे? घोष और अल्प प्राण दोनों, अर्थात अ और व ब दोनों। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, और ये प्रश्न भी पहले परीक्षा में पूछा गया है, और वहाँ पर विकल्प इस तरह दिए जाते हैं, सुनिएगा गंभीरता से। 1 अल्प प्राण, 2 घोष, 3 महाप्राण, 4 अघोष। अब देखिए यहाँ पर 2 विकल्प सही है और आपके पास अ और ब दोनों का विकल्प मौजूद नहीं है। यानी कि जब विकल्प में घोष और अल्प प्राण दोनों हो और अलग अलग विकल्पों में आए हो, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता मित्रों घोष को दी जाती है। यानी कि विकल्प में घोष और अल्प प्राण दोनों हो और स्वरों के संदर्भ में प्रश्न हो, तो प्राथमिकता किसको दी जाती है? घोष को दी जाती है। ध्यान देखिए, मैंने लिख दिया बोर्ड पे नीचे कि दोनों हो तो प्राथमिकता किसको दोगे? घोष को दोगे। अब मैं एक प्रश्न बना देता हूं इसका, जिसमें हम दोनों अलग अलग विकल्प रख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको, मैं रफ कर रहा हूं। प्रश्न है हमारा, स्वर होते हैं, स्वर होते हैं, और वहाँ प्रश्न वही है, हम केवल स्थितियाँ बदल रहे हैं। यानी कि युद्ध के मैदान में जब आप जाएंगे और आपके सामने वाला योद्धा अलग अलग स्थितियों का होगा, तो स्वाभाविक है कि आपके युद्ध करने के तरीके में भी परिवर्तन आएगा। समझ रहे मेरी कहानी को? तो आपका प्रश्न वही है, उसी युद्ध के मैदान में आप हैं, लेकिन विकल्पों पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। नंबर 1 अल्प प्राण होते हैं, आपने अभी भी पढ़ा है कि ये अल्प प्राण होते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा, यानी इन स्वरों को जब हम बोलते हैं ना, इस बात को समझ लीजिएगा, अल्पप्राण और महाप्राण का मतलब समझिएगा। अल्प का मतलब होता थोड़ा और महा का मतलब होता ज़्यादा। देखिएगा कुछ वर्णों को, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसको बोलते समय हवा का प्रवाह कम होता है, और कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हवा का प्रवाह तेज होता है। तो जिनमें हवा का प्रवाह तेज होता है उनको महाप्राण कहते हैं। व्यंजनों में कुछ अल्पप्राण और कुछ महाप्राण होते हैं, जबकि स्वर सारे अल्पप्राण होते हैं। जैसे आप लोग हथेली यूँ करके बोलिएगा क और ख, और आप कॉन्सेंट्रेट करें, जब क बोलेंगे तो हवा का प्रवाह कम है, और जब ख बोलेंगे तो हवा का प्रवाह ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि क अल्पप्राण और ख महाप्राण है। इस तरह बोल के देखें, क ख ग घ, तो कुछ वर्णों में हवा कम है और कुछ में ज़्यादा है। तो जिनमें कम है वो अल्पप्राण है और जिनमें ज़्यादा है वो महाप्राण है, और स्वर सारे के सारे अल्पप्राण होते हैं। दूसरा हम लिख रहे हैं घोष। घोष का शाब्दिक अर्थ है मित्रों गूंज या गर्जना। देखिए कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय गूंज गर्जना कम होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें तेज होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ
क, ख, घ, घ, देखिएगा शुरू के 3 वर्णों में आवाज़ कम थी और 2 में, और अंतिम 3 में आवाज़ तेज हो गई। तो जिनमें आवाज़ कम होती है उनको घोष कहेंगे, माफी चाहूँगा, जिनमें आवाज़ तेज होगी उनको घोष कहेंगे, और जिनमें कम होगी उनको अघोष कहेंगे। अब आप जब बोल के देखेंगे स्वरों को, जब आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आ ई, ऐसे नहीं ना, आ ई, क्योंकि दोनों ह्रस्व और दीर्घ दोनों में अंतर स्पष्ट करना होगा। उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इसलिए इनको घोष कह रहे हैं। यानी कि एक अल्पप्राण, दूसरा घोष, तीसरा महाप्राण, और चौथा उसने लिखा 1 व 2 दोनों। तो स्पष्ट है मित्रों, आपका आंसर क्या होगा, एक चौथा आंसर होगा, क्योंकि सारे के सारे स्वर घोष और अल्पप्राण होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आप 4 करेंगे, क्योंकि चौथे विकल्प में आपके पास लिखा हुआ है कि 1 और 2 दोनों, लेकिन विकल्प में 1 और 2 दोनों नहीं हो और 2 सही आंसर आपके हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता किसको देंगे, घोष को देंगे। जैसे मैंने लिख दिया अल्प प्राण 2, महाप्राण 3, अघोष और या घोष, और नंबर 4 पे लिख दिया अघोष। अब मित्रों आपके 2 आंसर सही हैं, 2 विकल्प सही हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिकता किसको दी जाती है, घोष को दी जाती है। समझाया मित्रों प्रश्न, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा का पूरा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती हो, मुख द्वार सदैव खुला रहता हो, उच्चारण देर तक कर सकते हो, उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो, आवाज़ तेज हो अर्थात घोष होते हैं, हवा कम प्रयुक्त होती है अर्थात अल्प प्राण होते हैं। अगला बिंदु आता मित्रों स्वरों के उच्चारण, स्थान और इनकी संख्याएं, यानी कि कौन कौन से स्वर हैं, इनकी संख्याएं क्या है और इनकी मात्राओं का चिन्ह किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले एक लाइन में हम लिख रहे हैं स्वर और दूसरी लाइन में लिख रहे हैं मात्रा चिन्ह। देखिएगा प्रश्न आता है कि स्वरों की संख्याएं कितनी है, तो उम्मीद करता हूं कि अब हर बच्चा कहेगा, और प्राइमरी स्टैंडर्ड का बच्चा भी स्पष्ट तौर पे आंसर देता है कि स्वरों की संख्याएं कितनी, 11 है, क्योंकि प्रश्न हमारा रटा हुआ है, बड़ा प्रश्न नहीं है, बार बार इसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ से कुछ इनसे एक दूसरे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्याएं 11 है, और आप बहुत प्रसन्नचित्त होंगे कि मुझे आ रहा है, लेकिन कहेगा बताइए इनके मात्रा चिन्ह कितने होते हैं। देखिए जो आपको आता है ना वो परीक्षक प्रश्न में बना करके दे देता है। आजकल प्रश्न बहुत क्लिष्ट होते हैं, आप लोग जो स्वाभाविक तौर पर जो पढ़ करके जाते हैं वो तो प्रश्न आता है, आप याद करके जाएंगे कि स्वरों की संख्याएं 11 है, वहाँ पर प्रश्न में ही आ जाएगा कि हिंदी में स्वरों की संख्याएं 11 है, आप बताइए इनकी मात्राओं के चिन्ह कितने हैं। तो कौन बताएगा मित्रों, देखिएगा मात्रा के चिन्ह 10 ही होते हैं मित्रों। हमने लिखा है स्वर और मात्रा चिन्ह, एक पंक्ति में हम स्वर लिख रहे हैं और उसके नीचे मात्रा चिन्ह लिख रहे हैं। 10 क्यों होते हैं देखिएगा। पहला स्वर है अ स्वर की मात्रा का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, यानी कि अगर किसी अस्वर को व्यंजन के साथ जोड़ना है तो अलग से किसी भी प्रकार के संकेत की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अस्वर की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं है। इसलिए स्वर मात्राओं की चिन्हों की संख्याएं 10 ही हो जाती है। आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री ऋषि बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, वेरी मास इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कई पुस्तकों में लिखा है कि री ऋषि स्वर नहीं रहा है और यही चीज़ हमारे जहन में रहती है और वहाँ हम इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। देखिएगा आज भी हिंदी में री ऋषि स्वर होता है और इसका स्थान है दीर्घ ऊ के बाद, अर्थात हिंदी का 7वां वर्ण होता है। हम अभी चर्चा करेंगे, बहुत आवश्यकता होती है इसकी, सबसे बहुत महत्वपूर्ण। तो इसलिए मित्रों जो सेकंड ग्रेड वाले हैं, जो रीट वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, उनके परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है शब्दकोश में शब्दों का क्रम।
जिस तरह से आप अंग्रेजी में अल्फ़ाबेटिकली शब्दों का क्रम तय करते हो, जैसे ए से शुरू होने वाला 1 नंबर पे रहेगा, बी से है तो 2 पे रहेगा, ए के 2 होंगे तो आप नेक्स्ट वन पे जाकर के सिमिलर कर, जिस तरह आप शब्दकोश देखते हो, डिक्शनरी में आप शब्दों का चयन करते हो, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी एक प्रश्न आता है शब्दकोश में शब्दों का क्रम। फर्स्ट ग्रेड के तो पाठ्यक्रम में इसका मेंशन भी है, वहाँ पर बार बार पूछा जाता है ये। अगर वहाँ पर अगर आप री ऋषि को स्वर नहीं मानेंगे या इसके स्थान की अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपके शब्दों के क्रम में जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दीर्घ ऊ के बाद री ऋषि स्वर है, यानी इसका मतलब यह है मित्रों कि अगर एक शब्द री ऋषि से आरंभ हो रहा है और एक दीर्घ ऊ से आरंभ हो रहा है और एक ऐसे एडी जिसको आप बोलते हैं, और फिर आपसे कह दे कि इन स्वरों का सही क्रम बताइएगा, तो री से आरंभ होने वाला जो शब्द है वो दीर्घ ऊ के बाद होगा, किंतु ए से एडी वाले से पहले होगा। ये इंपॉर्टेंट कहानी होगी यहाँ पर। री के बाद आपका होगा ए, फिर उसके बाद होगा आई, फिर होगा ओ और फिर होगा औ। एक बार मैं इस प्रश्न को आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपको इसको करना है ना। देखिए मैं 4 शब्द लिख रहा हूँ। एक शब्द मैंने लिखा है इमली, इमली खट्टी है। दूसरा हमने लिखा एडी, एक हमने लिखा ऋषि, री ऋषि वाला, और एक हमने लिखा औरत। और अब आपसे ये कहा जाए मित्रों कि इन चारों शब्दों को क्रम के आधार पर जमाइए या इनको सही क्रम में लिखिएगा। तो सही क्रम में लिखने का मतलब है कि सबसे पहले वो आएगा जिसका आरंभ ए से हो रहा है, कोई शब्द नहीं है, फिर आ वाला होगा, कोई भी नहीं है, फिर हर्ष ई वाला होगा तो कॉमन, ये 1 नंबर पे रहा। अब आप दूसरा देखिएगा, री है, ओ है और ए है। यहाँ ये काम आएगा कि क्या ए पहले होगा या फिर री पहले होगा। तो मित्रों री ऋषि जो है वो ऐसे पहले होगा, ये नंबर 2 पे होगा, फिर ये नंबर 3 पे और ये नंबर 4 पे होगा। इस तरह आपको इसका ध्यान रखना होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब इनकी मात्राओं के चिन्ह कितने हैं? 10 हैं। अगर टी की आकृति लिखी है तो वो आ का संकेत चिन्ह है। अगर इस तरह लिखा है तो यह हर्स्व ई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। एक तो इन तीनों वर्णों की मात्राएं और एक इस हर्स्व ई स्वर की मात्रा में बड़ा हमने देखा है, अनुभव के आधार पर हम आपको कह रहे हैं कि कई बार विद्यार्थी संधियां जब पढ़ते हैं अथवा वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं, अभी हम समझाएंगे क्या होता है वर्ण विच्छेद, यानी अलग अलग वर्णों को अलग अलग विभाजित कर देना। वहाँ पर कई बार देखा जाता है कि बच्चा इस ई को पहले पढ़ लेता है। जैसे एक मैं शब्द लिख रहा हूँ विकास, या मैंने एक शब्द लिखा विनम्र। अब कई बार बच्चों से इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं कि विनम्र शब्द कैसा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था आकार आदि इकारांत। अब मैंने ये आपसे अगर ये प्रश्न यहाँ आकर के पूछा कि विनम्र शब्द कैसा है, तो कई बार विद्यार्थी इसको इकारादि बोल देता है क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि पहले ई है। देखिए मित्रों, ह्रस्व ई की मात्रा को लगाने का एक चिन्ह है कि ये व्यंजन से पहले लगती है। मात्राएं कभी भी व्यंजन से पहले नहीं होती है, उनका स्थान संबंधित व्यंजन के बाद ही होता है। ये तो केवल मात्राओं के लगाने के चिन्ह हैं कि अगर आप व्यंजन से इस तरफ लिखोगे तो वह हर्स्व ई का संकेत चिन्ह माना जाएगा, मात्रा चिन्ह माना जाएगा, और व्यंजन के उस तरफ लिखेंगे आप दाईं ओर लिखेंगे तो उसे दीर्घ ई की मात्रा का चिन्ह माना जाएगा। मात्राएं कहीं पर भी हो, व्यंजन से पूर्व लगी हो, व्यंजन के बाद लगी हो, व्यंजन के ऊपर लगी हो, व्यंजन के नीचे हो, मात्राएं संबंधित व्यंजन के बाद ही होती है। तो ये ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व होगी, दीर्घ ई, फिर इस तरह से ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, इस तरह का जो चिन्ह है वो री ऋषि है। कई बार देखते हैं विद्यार्थी इसको र की तरह उच्चारित करता है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन र की तरह करता है। जैसे कृपा लिखा है तो इसको कृपा बोलता है, आपकी कृपा है साहब, ईश्वर की कृपा है। अरे भाई कृपा नहीं है, कृपा है। कई बार जैसे शब्द लिखा है कृष्ण, तो हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में विद्यार्थी लोग, सामान्य लोग भी इसको कृष्ण बोलते हैं। हाँ कृष्ण भगवान, अरे कृष्ण नहीं है, कृष्ण है, क्योंकि इसमें री ऋषि है। अब आप इसको पढ़ रहे की तरह रहे हो जबकि लिखा री है, और यही शब्द वापस शब्दकोश के शब्दों के क्रम में आ गया, संधि के दौरान आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें र नहीं है, क्योंकि र तो एक व्यंजन है जो बहुत पीछे आता है। हिंदी के व्यंजनों के अंतिम दौर में आता है, अंतस्थ व्यंजनों में आता है, 25 व्यंजनों के बाद जाकर के 26-27वें व्यंजन में आता है यह र, वहाँ पर आता है। जबकि आपका तो री ऋषि तो हिंदी वर्णमाला में 7वें नंबर पे आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना। इस तरह का चिन्ह है तो री होगा। फिर उसके बाद अगर शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा है तो ए होगा, शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं हैं तो ऐ है,
और एक मात्रा खड़ी पाई है तो ओ, और दो मात्राएं और खड़ी पाई है तो औ। स्पष्ट है कि हिंदी में मात्राओं के चिन्ह कितने हैं, जोर दे करके कह रहा हूं, मात्रा और मात्रा चिन्ह में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। हम अभी मात्रा चिन्ह की बात कर रहे हैं। मात्राओं के चिन्ह कितने हैं, 10, और स्वरों की संख्याएं कितनी है, 11। समझे सब कहानी, ध्यान देना। औ तक ही स्वर है, उसके बाद स्वर नहीं है, जबकि हमारे व्यवहार में रहता है। जैसे ही पूछ लिया बताइए स्वर, छोटे बच्चे बड़े बच्चे बड़े गंभीरता से अ आ ई ओ, है ना, उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। देखिए आप बोल रहे हैं अह तक, अब अह तक आप गिनेंगे तो 13 हो रहे हैं, जबकि स्वर कितने, 11 ही हैं, क्योंकि स्वर का मतलब क्या है, लय और ताल। और लय और ताल कहाँ तक रहती है मित्रों, औ तक की रहती है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे रहती है ना। अ से अनार मोटा ताजा, आम फलों का राजा, इमली खट्टी मीठी, ईख सबको भाता, उल्लू दिन में सोता, ऊन का मोटा गट्टा, ऋषि पूजा करता, एड़ी में चोट लगी, ऐनक लगा के देखो, ओखली में दाना कूटो, और औरत को बुलाओ। और जब औरत आ जाती है ना मित्रों तो सारे स्वर भंग हो जाते हैं, इसलिए अंग और अह स्वर नहीं होते हैं। समझ कहानी। तो स्वरों की संख्याएं कितनी, 11, कहाँ तक, औ तक, है ना। अंग और ए को स्वर में शामिल नहीं करना है। अब हम यहाँ पर एक चर्चा करना चाह रहे हैं मात्रा और मात्रा चिन्ह में। देखो इन दोनों की परिभाषाएं भी कई बार पूछी जाती है कि मात्रा और मात्रा चिन्ह में क्या अंतर है। तो मात्रा चिन्ह की परिभाषा ये होगी कि किसी भी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते समय उसका जो संकेत चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा चिन्ह कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा एक क व्यंजन है और उसमें मुझे आ स्वर जोड़ना है, तो इस आ को प्रदर्शित करने के लिए हम इस क के साथ जो इंडिकेटर करेंगे, जो चिन्ह इसके साथ प्रयोग करेंगे हम लोग, उसको मात्रा चिन्ह कहेंगे। ना आपने कह दिया का बन गया। मान लीजिए इसमें अगर आप ह्रस्व ई जोड़ते तो आप कहते हैं कि ये जो चिन्ह प्रयोग करते हैं, हमने अभी ऊपर लिखे हैं, इनको मात्रा चिन्ह कहते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जाए, सेकंड ग्रेड पूछा गया था 2011 में, इसका प्रश्न पूछा गया था कि मात्रा की परिभाषा क्या है, तो मित्रों उसका उत्तर है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। यानी कि किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय उसमें जो समय लगता है उस समय को मात्रा कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि हिंदी में मात्राएं 2 प्रकार की होती है। देखिए मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ, संख्या नहीं कह रहा हूँ मैं, डिजिट नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको टाइप्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर टाइप्स का मतलब प्रकार हुआ और संख्याएं अलग हुई। संख्याएं पूछे मात्रा की कि मात्रा की संख्याएं कितनी है, मात्रा चिन्ह कितने, तो भाई मात्रा के चिन्ह तो 10 होते हैं। लेकिन आपको मात्राएं कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व मात्राएं और दीर्घ मात्राएं, जो कि हम आगे स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण में चर्चा करेंगे। 2 प्रकार की मात्राएं होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात लगभग 1 सेकंड लगता है उसको ह्रस्व मात्राएं कहा जाता है, और जिनमें 2 सेकंड लगता है उनको दीर्घ मात्राएं कहा जाता है। तो स्पष्ट होना चाहिए मात्रा और मात्रा चिन्ह की परिभाषा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, जबकि स्वरों को किसी व्यंजन के साथ जोड़ते समय उसका जो संकेत चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अगली बात आती है मित्रों स्वरों के उच्चारण स्थान। कौन कौन से होते हैं, किस स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है, कौन सजातीय हैं, कौन विजातीय हैं और कौन से संयुक्त स्वर हैं। ये कहानी जो हम वर्ण विचार वाली पढ़ रहे हैं ये संधि और उपसर्ग जैसे प्रकरणों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, स्वरों के उच्चारण स्थान वाली कहानी। और जिनके वर्ण विचार पाठ्यक्रम में उनके उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। तो हम लिख रहे हैं स्वरों के उच्चारण स्थान, स्वरों के उच्चारण स्थान। उच्चारण का मतलब बोलना, यानी कहाँ से बोले जाते हैं। इसे मित्रों रटना नहीं है आपको कि स्वरों के उच्चारण स्थान कैसे रटें, रटना नहीं है। उच्चारण स्थान का मतलब समझिएगा, उच्चारण का मतलब बोलना, स्थान का मतलब जगह। यानी कि जब हम स्वरों को बोलेंगे उस समय हमारे
मुख विवर का, यानी मुख द्वार के भीतर जो हमारे अवयव हैं, जैसे कि जीभ है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, उनमें से कौन सा उच्चारण अवयव किस और सक्रिय है, क्योंकि स्वरों में स्पष्ट तो करेगा ही नहीं, वो जिस और सक्रिय, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ अ आ ई, देखिए 4 स्वर बोले लेकिन होठों का कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे हम बोलेंगे उ, मन में भी सोच लिया कि मुझे ऊ बोलना है, तो हमारे होठ पहले सक्रिय हो रहे, गोल बन रहे, इसका मतलब है कि ऊ को बोलने के लिए होठों की आवश्यकता है, यही इसका उच्चारण स्थान है। जिस स्वर को बोलते समय जो आपका उच्चारण अवयव सक्रिय रहेगा, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, स्वरों में उच्चारण अवयव स्पर्श नहीं करते, केवल सक्रियता रहेगी, जिस और सक्रिय है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। इसलिए रटना नहीं है आपको, केवल इसे समझना है। स्वरों की संख्याएं कितनी थी मित्रों? 11 थी। किसका उच्चारण कहां से होता है? तो हमने एक चार्ट बनाया है, यहां पर हमने लिखा है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान लिख रहे हैं, और यहां पर हम लिख रहे हैं स्वर। पहला उच्चारण स्थान है कंठ, यानी कि हिंदी के 2 स्वर अ और आ, इन 2 स्वरों का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ कंठ नामक भाग से सक्रिय रहेगी, आगे से बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। देखिएगा मैं बोल रहा हूं, आप समझिएगा इसको, मेरे मुख द्वार को देखिएगा, अ आ बोल रहे हैं, जीभ आगे से बिल्कुल सक्रिय नहीं है, क्योंकि कंठ कहाँ है? पीछे है। अब देखिएगा अ आ, जीभ यहाँ से सक्रिय पिछले भाग से, इसका मतलब अ और आ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ हुआ। अब ए और आ दोनों का ही उच्चारण स्थान एक ही है, इसका मतलब ये कैसे स्वर हैं? ये सजातीय स्वर है। कैसे हैं? सजातीय स्वर हैं, क्योंकि ए का उच्चारण भी कंठ से और आ का भी कंठ से होता है। दूसरा है तालु, ई, ये आपकी तालव्य ध्वनि। अब ये तालु कहाँ होता है? देखिएगा, आपका जो जीभ है, उस जीभ के ऊपर की तरफ जो गुंबद की तरह एक भाग बना हुआ है, उसको हम तालु कहते हैं। ये आपकी जीवा, और ये जो भाग है आपका, ये तालु भाग जो ऊपर वाला है। कभी कभी छिलके वाली चीज़ें खाते हो ना और वो जाकर के चिपक जाती है, जैसे कि पका हुआ टमाटर, चीकू, है ना, छिलके सहित एप्पल, सेब जब खाते हो, मूंगफली खाते हो और वो जाके चिपकता है, उसी भाग को क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। और फिर आप यूँ करते भी हो, वो जो जीभ लेके जा रहे हो ना, वही भाग क्या है? तालु है। तो ई को जब आप बोलेंगे तो जीभ कहाँ जाएगी? तालु की तरफ जाएगी। आप देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ आ ई, जीभ कहाँ जा रही? ऊपर, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु हुआ। फिर आता आपका ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब है होठ। ऊ और ऊ का उच्चारण जब आप करेंगे तो जीवा का जीभ मुख का जो है होठ वाला भाग सक्रिय रहेगा, जैसे अ आ ई, लेकिन जैसे ही ऊ बोल रहे हैं, कौन सक्रिय है? होंठ गोल बन रहे हैं। फिर उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा का मतलब ये है, आपका जो ऊपर वाला जो दांत है, उस ऊपर वाले दांत का जो अंतिम सिरा ऊपर की तरफ का, उस भाग को मूर्धा बोलते हैं। आप जैसे ही अ आ बोलोगे तो जीभ कंठ से सक्रिय है। ई बोलोगे, जीभ तालु की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, इसलिए तालव्य ध्वनि हुई। आपसे पूछते हैं कि हिंदी में कंठ्य स्वर कितने हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे? 2 कंठ्य स्वर हैं। आपसे पूछे कि तालव्य स्वर कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि तालव्य ध्वनियां हैं। आपसे पूछ ले कि कितनी तालव्य स्वर ध्वनियां हैं? 2 हैं। चाहे तालव्य स्वर कह दो, चाहे तालव्य स्वर ध्वनियां कह दो, कहानी एक ही है। आपसे पूछ ले कि औष्ठ्य स्वर ध्वनियां कितनी हैं? 2 है, क्योंकि दोनों का उच्चारण एक है, इसीलिए हम इनको सजातीय कह रहे थे। अब री ऋषि का जब आप उच्चारण करेंगे तो जिह्वा मूर्धा पर जाएगी, यानी कि आपका ये जो ऊपर का एक दांत में आकृति बना करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दांत है, ये आपका मसूड़ा है। इस मसूड़े का ये जो अंतिम सिरा है, इसको आप मूर्धा कहते हैं। जब आपने अ आ बोला तो आपकी जीभ पीछे वाले भाग से सक्रिय थी, यहाँ से सक्रिय थी। ई बोल रहे थे तो जीभ ऊपर जा रही थी तालु की तरफ। ऊ बोला तो आपके होठ काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप री बोलेंगे तो आपकी जीभ सीधे इस भाग के पास जाकर के नीचे आ जाती है, यानी उसको स्पर्श नहीं करती, इसलिए इसको मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। हालांकि इस ध्वनि को लेकर के हिंदी में बहुत बड़ा मतभेद है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की थी कि कई लोग विद्वान कह रहे हैं कि री ऋषि स्वर नहीं है। देखिए मित्रों, री ऋषि से आरंभ होने वाले जो शब्द होते हैं, प्राय वो संस्कृत निष्ठ अर्थात तत्सम शब्द होते हैं। हिंदी में अधिकांश तद्भव शब्दों का प्रयोग होने लग गया है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कम होने लगा है। किंतु आज भी री ऋषि हिंदी में एक स्वर है और अपना स्थान रखता है। जैसे अभी आपने कृपा शब्द लिखा बोर्ड पे, कृष्ण लिखा, ऋषि लिखा, कृपया लिखा, तृष्णा लिखते हो, तृप्ति लिखते हो, है ना, दृष्टि लिखते हो,
इस प्रकार के शब्दों में आप री का ही तो प्रयोग करते हैं। अगर री ऋषि स्वर नहीं है तो फिर इन शब्दों को भी लुप्त हो जाना चाहिए, स्वाभाविक है। ये बात ठीक है जो लोग ये कह रहे हैं, लेकिन हम इतना नहीं कह सकते कि स्वर नहीं है। स्वर तो होगा, 7वें स्थान पर होगा, इसका स्थान होगा। शब्दकोश में शब्दों का क्रम का जब प्रश्न आएगा तब इसकी आवश्यकता है। हाँ, ये बात ठीक है कि मानव की जो प्रवृत्ति है वो परिवर्तनशील प्रवृत्ति है। मानव समय और स्थितियों के आधार पर स्वयं में तत्काल परिवर्तन लेकर के आ जाता है, ना चाहते हुए भी उसकी प्रवृत्ति होती है। कई रीजन्स होते हैं, वो अपने आप में परिवर्तन लेकर के आता है। हमने ये भी पढ़ा था कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है, इसका अंतिम रूप नहीं होता है। इसीलिए लोगों के बोलने में, बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन हुआ और लोगों ने धीरे धीरे उन शब्दों को अलग अलग भाषा और क्षेत्र में प्रयोग करने के कारण, ये भी एक रीजन है। हमने पढ़ा कि हिंदी की 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां हैं। हमने पढ़ा पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, बिहारी की, नेपाली की, पहाड़ी की, अलग अलग उपभाषाओं की 18 बोलियां अलग अलग क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। भारत जैसे समृद्धशाली देश में एक इतनी बड़ी आबादी वाले राष्ट्र के लोग, अलग अलग भाषा और कल्चर के जो लोग होते, इनके बोलने के अंदाज में बहुत परिवर्तन होता है। इसलिए शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, उनमें विकृति आ जाती है, लोग उसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि री ऋषि को आप र की तरह बोल देते हैं। जैसे आपने कहा, मान लीजिए कृपा, तो आपने कहना यह था कृपा, आपने इसको क्री कह दिया, यानी क के साथ र प्लस ई की तरह उच्चारण कर दिया। अब ये उच्चारण आपने गलत किया, भाषा ने तो गलत नहीं किया ना मित्रों। आज भी तो संस्कृत में तत्सम शब्दों का चलन होता है ना, इसलिए ध्यान देना। री ऋषि आज भी हिंदी में स्वर है, इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। उसके बाद आता मित्रों ए आई। ये बहुत देखे इंपॉर्टेंट यहां पर ए आई। ए आई को कंठ तालव्य ध्वनियां कहा जाता है। कंठ तालु इसका उच्चारण स्थान है। कैसा है? कंठ तालु है। कंठ तालु क्यों है? इसलिए है कि जब हम ए आई जब बोलते हैं उस समय हमारा जो जीभ मुख का उच्चारण अवयव जो है वो कंठ और तालु दोनों से एक साथ सक्रिय रहता है, इसलिए इसको कंठ तालव्य ध्वनियां कहा जाता है। और अंतिम हमारा बिंदु जो बचका उच्चारण स्थान में ओ औ, ओ और औ। इस ओ औ को कंठोष्ठ ध्वनियां कहा जाता है। कौन सी ध्वनियां कहा जाता है? कंठोष्ठ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सब इंस्पेक्टर 2011 में इसका प्रश्न आया था, मैं भी चर्चा कर रहा हूं। प्रश्न क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्चारण स्थान को अगर आप समझेंगे तो वो प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हमने कहा अ आ का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी केवल कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। ई का उच्चारण स्थान तालु से, यानी केवल तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। ऊ का उच्चारण स्थान ओ से, यानी केवल होठों से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। री का उच्चारण केवल मूर्धा से होता है। लेकिन ए आई और ओ औ का जब आप उच्चारण करते हैं तो एक साथ दो उच्चारण अवयव सक्रिय रहते हैं, इसलिए इन स्वरों को हिंदी में संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। और प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्याएं कितनी हैं, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। ए आई ओ औ, इनको संयुक्त तो कहते हैं। ए आई को बोलते समय कंठ और तालु दोनों से उच्चारण अवयव सक्रिय रहेंगे, और ओ औ जब बोलोगे तो कंठ और ओष्ठ दोनों सक्रिय रहेंगे, इसलिए इनको संयुक्त कहा जा रहा है, ओ औ और ए आई को। अब जो प्रश्न था वो 2011 में क्या था? प्रश्न ये था कि यदि नीचे का एक होठ काट दिया जाए, ये मैं सब इंस्पेक्टर 2011 के प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं, यदि नीचे का एक होठ काट दिया जाए, देखिए चाहे नीचे का काटो चाहे ऊपर का काटो, होठ दोनों मिलकर के काम करेंगे, लेकिन प्रश्न करने के तरीके, यानी परीक्षार्थी को कैसे कंफ्यूज किया जाए, उसके लिए प्रश्न था कि यदि नीचे का एक होठ काट दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि का उच्चारण नहीं होगा। यानी कि ओ औ बोलने के लिए होठ और कंठ दोनों की आवश्यकता होती है, और वहाँ विकल्प था ई। तो ई में मुझे बताइए क्या होठ की आवश्यकता है? अभी हमने पढ़ा, रटना नहीं है, सीखना है, समझना है। ओ आ ई कहीं होठ की आवश्यकता नहीं। आप होठ पकड़ ले, काट लो ओ आ ई ए आ ई ओ आ ई आप बोल सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। फिर आप कह रहे हैं जैसे मान लीजिए री, आवश्यकता नहीं है। अ बोल रहे, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके उच्चारण होठों से संबंधित नहीं है। ए का केवल कंठ है, ये तालु से है, ये मूर्धा से है। लेकिन मान लीजिए मित्रों मुझे ओ बोलना है, तो ओ बोलने के लिए कंठ के साथ साथ होठों का भी सक्रिय होना आवश्यक है। आप जैसे ही मन में सोच लेंगे कि मुझे ओ बोलना है, उससे पहले आपके होठ गोल बनेंगे, उस तदुपरांत ध्वनि मुख विवर से बाहर आएगी, उससे पहले ध्वनि श्वसन तंत्र से उद्घाटित ही नहीं होगी। यानी कि ओ बोलने के लिए होठों का
गोल बनना आवश्यक है। और वहीं वो कह रहा था कि एक होंठ काट दिया जाए। अब मान लीजिए नीचे के एक होंठ को आप पूरी तरह से पकड़ लें, जकड़ करके फिर बोलना चाहो और कि ठीक से उच्चारण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने नीचे के होंठ को काट दिया जबकि उसमें होंठ की आवश्यकता थी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, स्पष्ट है। अब आपसे मैं पूछूं कि हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्याएं कितनी है, तो आप आंसर क्या करेंगे, 4 करेंगे। मैं पूछूं कि मूल उच्चारण स्थान कितने, ये प्रश्न आया था, पीटीईटी में आया था, ये पिछले वर्ष ही प्री बीएड को जो आपका पेपर होता है उसमें पूछा गया था कि हिंदी में मूल उच्चारण स्थान कितने हैं, 4 है। मूल उच्चारण स्थान का मतलब अ आ का उच्चारण किससे हो रहा है, कंठ से, ई का किससे, तालु से, उ का ओ से, री का मूर्धा से। लेकिन ए आई और कंठ तालु का उच्चारण एक से नहीं हो रहा है बल्कि 2-2 हो रहा है, इसलिए ये संयुक्त उच्चारण स्थान है। और संयुक्त उच्चारण स्थान है, इसीलिए तो मित्रों इन चारों स्वरों को आप क्या कह रहे थे, संयुक्त स्वर कह रहे थे। तो आपसे पूछे कि संयुक्त उच्चारण स्थान कितने हैं, तो उत्तर देंगे 2। स्वरों के बारे में ना, व्यंजन की नहीं कर रहे हैं, अभी चर्चा किसकी हो रही है, स्वरों की। और स्वरों के मूल उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आप उत्तर देंगे मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 4 है और संयुक्त उच्चारण स्थानों की संख्या 2 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संयुक्त स्वरों की संख्याएं पूछे तो 4 है, संयुक्त उच्चारण स्थान 2 है, लेकिन संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। समझे मित्रों कहानी। अब अगली कहानी आती है मित्रों स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण, अर्थात हिंदी में स्वरों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, किन किन आधारों पर विभाजित किया जाता है, इस पर चर्चा मित्रों हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।